हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग जो है यूपी पुलिस आरक्षी की जो भर्ती आई है 60,244 की, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बैच का नाम है सुपर मिक्सचर बैच, जो कि बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री है और यह चैनल आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में फ्री सेवा देता रहेगा। ठीक है, लेकिन एक बस आपसे अपील है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस इतना है और कुछ नहीं करना है। आप जो ये सेशन चल रहा है उसमें जो भी मार्केट की 5 महत्वपूर्ण बुक्स हैं उसको हमने रखा है। ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, मॉडल पेपर हो या बुक हो। ठीक है, और इसमें मैं ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को रखा हूँ जो आपको रैंक को सबसे आगे रखेगा, आपकी सिलेक्शन को सबसे ऊपर से आपका नंबर आने वाला है। ये मिनी टेस्ट है, इस सीरीज का मिनी टेस्ट नंबर 3 है। 2 सेट जो है अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। ठीक है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित किसके है? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। ठीक है, देखिए ये संबंधित है, यानी कि दल बदल से। ठीक है, संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसको लाया था। दल बदल कानून को एंटी डिफ्लेक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न तो मात्र आपके 25 हैं। कितने हैं इस सेशन में? जीएस के प्रश्न ही रखा है हमने। 25 प्रश्न है, लेकिन ये 50 के बराबर है, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा की पॉइंट दूंगा वहां से आपको ये एहसास होगा। तो 20 से 25 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन तैयार होंगे, वो भी बेहतरीन ढंग से होंगे। ठीक है, भारत के संविधान में 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अभी हम लोग जो है इसको प्रश्न देख चुके हैं। यह संशोधन एक दूसरे से दल बदल मामले में संसद या विधानसभा से सदस्यों की अयोग्यता प्रदान करता है। यानी कि जो भी सदस्य, चाहे संसद के हो, विधानसभा के हो, जीतने के बाद अपना दल को बदलते हैं, उनको जो है अयोग्य घोषित कर देगा कानून। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, 15 फरवरी 1985 से लागू है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यह 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो अनुसूची भी याद हो गया आपको, 52वां संशोधन में हो गया। ठीक है, और संसद में भी लागू है और विधानसभा में ये भी लागू है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके अपने आप तैयार हो गए। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। ठीक है, बहुत ही बहादुर थे और इनके पिताजी भी बहुत ही बहादुर थे, हैदर अली। देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक थे। उन्हें मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है, मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है इनको। उन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया। टीपू सुल्तान ने लोहे के आवरण वाले मैसूर रॉकेट का विस्तार किया और सैन्य नियमावली फुतुल मुजाहिदीन को शुरू किया। ठीक है, तो सैन्य नियमावली फुतुल मुजाहिदीन को किसने शुरू किया था? तो वो टीपू सुल्तान ने शुरू किया था। तो और इसने जो इनका जो लोहे के रॉकेट जो जैसा होता है वैसा साम्राज्य था, उस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उनके जो साम्राज्य का आकार था, लोहे की जो रॉकेट होता है वैसा था। ठीक है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले प्रश्न है ये। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि बलबन ने जो है लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, यह उन राजपूत जमींदारों से निपटने के लिए किया गया था जिन्होंने सरकार को बदनाम किया था और इलाके में अपने किले स्थापित किए थे। ठीक है, यह नीति जो अपनाई गई थी लौह और रक्त की, बलबन ने किया था। और जो उस समय के
राजपूत जमींदार थे उनके खिलाफ था ये, ठीक है, उनके खिलाफ था, जो उनको बदनाम कर रहे थे, जो अपना जो है अधिकार अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे थे, विस्तार करना चाह रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश में, बंगलौर भारत में, काठमांडू नेपाल में, या इस्लामाबाद पाकिस्तान में? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि सार्क की पहली बैठक जो है ढाका बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सार्क की पहली बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में 6 से 8 दिसंबर 1985 को आयोजित की गई थी। देखिए, जो भी प्रश्न मैं बना रहा हूँ कोई जरूरी नहीं कि वही प्रश्न आएगा, लेकिन उस टॉपिक को भी मैं कवर कर दे रहा हूँ आपके सामने, ताकि उस टॉपिक से कुछ भी रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसको आसानी से कर जाएंगे, और यही पढ़ने का सही तरीका भी है, ठीक है। तो जितना ढंग से आप प्रश्न को देख रहे हैं उतने ही ढंग से जो मैं एग्जाम की पॉइंट बता रहा हूँ उसको भी देखना है। काठमांडू नेपाल सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू नेपाल क्या है? वह सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 1985 में 7 देश बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान और नेपाल ये थे, ठीक है। बाद में 2007 में जो है अफगानिस्तान जुड़ा है, ठीक है, अफगानिस्तान जुड़ा है। अब जो है 8 देश हो गए हैं। कितने देश हो गए हैं? 8 देश हो गए हैं। किसमें? आपके सार्क में। तो कितने, हमने क्या देखा कि पहला सम्मेलन जो हुआ था ढाका बांग्लादेश में हुआ था, मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है, 7 देश शुरू में जुड़े थे, 8वां देश जो है 2007 में जुड़ा है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। इतने जो है प्रश्न यहाँ से हमारे क्लियर हो गए। देखिए 25 प्रश्न है। बस एक आपसे बार बार अपील करते हैं कि यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ने के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगता, आप जो है बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है भैया, आप सब जानते हैं। लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, ठीक है। मनोरंजन चैनल को जो है आप लोग खूब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन जो आपकी काम की चीज़ है जिससे आपकी जीवन की बुनियाद बनती है उसको आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। आयात निर्यात एक्जिम बैंक स्थापित हुआ था, ठीक है। आयात निर्यात एक्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था? 1981 में, 82 में, 1985 में, 1989 में। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 1982 में जो है आयात निर्यात यानी कि एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि इंडिया एक्जिम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था है। शीर्ष निर्यात वित्त संस्था है और पूर्ण रूप से भारत सरकार की स्वामित्व वाली संस्था, ये भी ध्यान रखना है। बैंक का परिचालन संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत 1982 से शुरू हुआ है, ठीक है। 1982 से बैंक शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यही प्रश्न पूछा भी गया था। 6 पे आते हैं। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था? पीटी उषा, कमलजीत संधू, के मलेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कमलजीत संधू ने प्रथम भारतीय महिला थी जो एशिया खेलों की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। स्प्रिंटर कमलजीत संधू एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक में एशिया खेल में 1970 में 400 मीटर दौड़ में अपना नाम किया था। कमलजीत संधू 57.3 सेकेंड के समय के साथ इजराइल के अवीबा बलास और जापान की नोबुको कावा को हराकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, समय इतना लिया था इन्होंने 57.3 सेकेंड, ठीक है। 1970 की बात है। और मुख्य बात कि कमलजीत संधू थी जिन्होंने एशियाई खेलों में 400 मीटर में पहली बार भारतीय महिला ने ये कारनामा किया था स्वर्ण पदक जीतने का। प्रश्न संख्या 7 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, देखिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा यानी कि कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर है। कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर है। उद्योग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट द्वितीय में आता है। और तृतीय में क्या आता है? तृतीय में जो है सर्विस सेक्टर होता है, यानी कि सेवा क्षेत्र। क्या होता है? सेवा
क्षेत्र तृतीय में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिक क्या है? कृषि। अच्छा, कृषि में और भी चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम की पॉइंट में अपने। कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, डेयरी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। जिससे डायरेक्ट हमें रॉ मटेरियल की प्राप्ति होती है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, चाहे वो कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, डेयरी है, ठीक है। उन्हें इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि जो है अन्य उत्पादों का यह आधार है। प्राथमिक क्षेत्र ही क्या है? किसी भी उत्पाद को प्रोड्यूस करने का ये क्या बनता है? एक आधार बनता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है किससे संबंधित है? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से? तो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये जो है ब्रजभूमि से संबंधित है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य, ठीक है। अब देखिए, चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से में किया जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों की रखकर कृष्ण भक्ति के गीतों पर नृत्य करती हैं। देखिए, जो पिरामिड होता है इस आकार का होता है और इस पे जो है ऐसे बना होता है और इस पे क्या रख लेती हैं? इस पे क्या होता है? दीपक रखा होता है और ये जो है सिर पे रख लेती हैं और बहुत ही कठिन डांस होता है ये। बहुत इसमें जो है ये सिर पे रखना है, इसको ये बहुत बड़ा होता है, बैलेंस बनाना इतना आसान काम नहीं होता और फिर डांस किया जाता है भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? कन्नौज जिले में, लखनऊ जिले में, नोएडा में या इटावा जिले में? तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि शेर सफारी जो है उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में स्थित है। यहाँ पे शेरों का जो है शेरों को रखा गया है और ये सपा की सरकार में इसका जो है उद्घाटन हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? जो भारतीय संविधान सभा बना था उसमें कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15, 17? तो उसमें जो है 15 महिला सदस्य थी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में उनका योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो उस समय जो है जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में 15 महिलाएं मौजूद थीं, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है, ठीक है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है? सारंगी है, वायलिन है, मृदंग है या संतूर है? सारंगी है। क्या है? सारंगी जो है उस्ताद बिंदा खान बजाते हैं। देखिए, अन्य सारंगी वादक कौन कौन है? बिंदा खान तो ही है, पंडित राम नारायण जी हैं, आसिफ अली खान साहब हैं, सवारी खान साहब हैं, संतोषी मिश्रा जी हैं, ध्रुव घोष सर हैं। इतने लोग जो है सारंगी वादक हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनका अभी जो है देहांत हो चुका है, ठीक है, बनारस के रहने वाले थे, शहनाई के प्रसिद्ध वादक थे। शहनाई के प्रसिद्ध वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? जो भारतीय नौसेना होती है उसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है, एडमिरल होता है या लेफ्टिनेंट होता है? तो सी है, एडमिरल जो होता है सबसे ऊंचे दर्जे के अधिकारी होते हैं किसमें? भारतीय नौसेना में, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। तीन क्षेत्रों में बटा है, यह पूर्वी में, दक्षिणी में और पश्चिमी में और दक्षिणी कमान, 3 कमान में बटा हुआ है। इन कमांड का अधिकारी कौन होता है? वाइस एडमिरल होता है। लेकिन सबका मालिक कौन है? वो है एडमिरल। सबसे ऊपर का पद एडमिरल है, लेकिन जो 3 कमान बटी है उसका हेड कौन है? सब जगह एक एक जो है वाइस एडमिरल बैठे हुए हैं। आगे बैठे हैं, बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। देखिए, 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर। अब देखिए, बात हो रही है आपकी दक्षिणी गोलार्ध की। ये है मान लीजिए पृथ्वी, ये है आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है आपका? ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? वो होता है उत्तरी गोलार्ध में।
हमसे पूछा जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध की बात, तो 21 जून को ही सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। ये ध्यान रखना है। जब ऊपर बड़ा होगा तो नीचे सबसे छोटा होगा, जब सबसे बड़ा ऊपर होगा तो सबसे छोटा नीचे होगा, भी ध्यान रखना है आपको। उत्तर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। उत्तर जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। देखिए, जब राज्य के विधानसभा सत्र में नहीं होता है, राज्य में जो है विधानसभा सत्र नहीं चल रहा होता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश लाने का अधिकार देता है। मान लीजिए कोई भी दिक्कत परेशानी हो गई राज्य में, कोई युद्ध छूट गया, कोई आंतरिक युद्ध छूट गया, कोई जो है आपदा आ गई और सत्र नहीं चल रहा है, यानी कि जितने भी जो विजेता नेतागण हैं, सांसद हैं या जो विधानसभा के वो हैं सदस्य हैं, वो जो है अपने अपने क्षेत्र में चले गए हैं, सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय राज्यपाल को अध्यादेश लाने के जो है पूरा अधिकार होता है। तो यही बात जो है यहाँ पे लिखी गई है कि उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य के विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सत्र में है, ठीक है, अगर दोनों सदन चल रहे हैं, कोई भी सदन चल रहा है, तो उस समय जो है अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। अध्यादेश जो है कब लाया जा सकता है? जब सदन न चल रहा हो तब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? नहीं की बात हो रही, ध्यान रखना है। देखिए, द ब्रोकन विंग्स ये इन्होंने लिखा है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू जी ने ही लिखा है। द बर्ड ऑफ टाइम इन्होंने लिखा है। द गोल्डन बर्ड ये जो है सरोजिनी नायडू जी ने नहीं लिखा है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है ग्रीन ब्रदर्स ने जो है द गोल्डन बर्ड लिखा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन फसल उत्पादन को एक साथ करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। पशुपालन और फसल उत्पादन को क्या करना? एक साथ करना। देखिए, मिश्रित खेती के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही जरूरी चीज़ है, बहुत बार पूछा गया इससे प्रश्न। एक साथ पशुपालन तथा फसलों की खेती मिश्रित खेती के मुख्य विशेषता है। भारत में पशुपालन को ग्रामीण भारत में कृषि गतिविधियों के साथ एक सहयोगी व्यवसाय माना जाता है। पशुपालन को जो है कृषि के साथ सहयोगी बिजनेस माना जाता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो भूसा वगैरह निकलता है वो जो है पशु खा लेते हैं, या जो चारा बनता है खेत में ही उगता है उसको ही जो है पशु यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब दोनों के क्या है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री हो जाता है। पशुपालन भारतीय कृषि का एक अभिन्न अंग है। ग्रामीण आबादी के लगभग 55% लोगों की आजीविका को पोषित करता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे अधिक पशुधन मालिक है, ठीक है। भारत दुनिया का क्या है? सबसे अधिक पशुधन मालिक है, पशुधन ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? बहिनी दरबार महिलाओं द्वारा ही प्रकाशित होता है और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में जो है बहिनी दरबार प्रकाशित होता है। महिलाएं ही प्रकाशित करती हैं और महिलाओं के लिए ही प्रकाशित करती हैं। थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो भी बिंदु मैं लाया हूँ स्टैंडर्ड बिंदु है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। और एक बार बताता रहूँ, आपके एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर का ये लेवल इसलिए मैं रखा हूँ ताकि अगर प्रश्न टफ भी बने तो आप जो है वहाँ आसानी से कर ले जाएं। इसलिए मैंने उसमें जो है थंबनेल में सबसे ऊपर लिखा है कि आपको सबसे ऊपर रखेगा ये, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा बहिनी दरबार महिलाओं के लिए एक मासिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। समाचार पत्र में आसपास के गाँव के मुद्दे के बारे में लेखन होता है
और मुद्दों को हल करने की भी सक्रिय रूप में से भाग लेता है। ठीक है, जो जो आसपास के गांव के मुद्दे हैं उस पर बात चल होता है, और कैसे इसका निवारण निकाला जाए, हल निकाला जाए, उस पर भी इस पर बात होती है इस बहिन दरबार पत्रिका में। बघेली भाषा में बहिन दरबार का अर्थ होता है बहन का दरबार। समाचार पत्र की शुरुआत सिर्फ 15 सदस्यों द्वारा हुई थी। दहोरा ब्लॉक मध्य प्रदेश के 25 गांवों के लगभग 700 सदस्य अब हो गए हैं। ठीक है, अब कितने सदस्य हो गए हैं? 700 सदस्य हो गए हैं। पहले जो है मात्र 15 सदस्यों ने शुरू किया था इसको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? इसी को जो है गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, जो कि 10वें गुरु के बाद क्या हो गया था? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, इन्होंने क्या कहा दिया था कि अब कोई भी गुरु नहीं होगा, अब ये गुरु ग्रंथ साहिब ही यानी कि आदि ग्रंथ ही क्या होंगे? अब सबके गुरु होंगे, इसी के हिसाब से धर्म चलेगा। गुरु ग्रंथ गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरराय जी, तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि गुरु अर्जुन देव जी जो है आदि ग्रंथ को संकलित किए थे। ठीक है, अब देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। यह भी पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा का लिपि क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुमुखी लिपि ही पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है, आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, और इसे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 द्वारा अगले गुरु के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने, इनका कार्यकाल जो है 1675 से 1708 था, इसको अगले गुरु के रूप में घोषित कर दिया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। देखिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। अब जो है आपका प्रश्न आ रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है लिखी गई थी, यानी कि संकलित की गई थी। गुरु अर्जुन देव जो है इसको संकलित किए थे। बाकी जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, और गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसको 10वां गुरु अपने के बाद जो है इसको गुरु घोषित कर दिया था। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। इतने सारे जो है आपके प्रश्न बन के आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद करना है आपको। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की थी? नरसा नायक ने, कृष्णदेव राय ने, अच्युत राय ने, वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने जो है तुलुव के राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इस तुलुव वंश के ने 1491 से 1570 तक शासन किया था। कब तक किया था? 1491 से 1570 तक शासन किया था। तुलुव वंश का अंतिम राजा कौन था? सदाशिव राय था। देखिए अंतिम और पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सदाशिव राय था। तुलुव वंश के सबसे लोकप्रिय राजा कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। बहुत कहानियां सुना होगा इसके बारे में आपने। कृष्णदेव राय जो है क्या थे? तुलुव वंश के क्या थे? लोकप्रिय राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये तीनों पॉइंट आपको याद रख लेना है, नोट्स बना लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गजनवी? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कब किया था ये? 1712 ईस्वी में सिंधु नदी के सहित भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, वह भारत का क्षेत्र था, एक क्षेत्र था जो अब पाकिस्तान में है। उस समय जो है भारत का ही क्षेत्र था, लेकिन अब जो है पाकिस्तान में हो गया है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम उमैद एक सेनापति था। अरब राजवंश ने सिंध और पंजाब क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। इसने जो है सिंध और पंजाब पे जो है विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसी एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है। किस में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो उत्तर जाएगा यानी कि ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरता है। आपको ये सभी देशों को याद कर लेना है। अभी मैं बता रहा हूँ, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जो है लिख के याद करिए। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप, 13 देश, 3 जल निकाय। ठीक है, भूमध्य रेखा उन देशों के माध्यम से गुजरती है इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राजील से, साओ टोम से और प्रिंसेप से, गायबान से, कांगो से, कांगो राज्य से,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, युगांडा से, केनिया से, सोमालिया से, मालदीव से, इंडोनेशिया से और किरीबाती से। इतने देशों से यानी कि 13 देशों से होकर जाती है। सभी देशों का नाम लिखवा दिया हूँ, आप जो है कृपया करके इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। हेमिस गोम्फा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? हेमिस गोम्फा नामक मठ कहाँ स्थित है? गंगटोक में, थिम्पू में, बोधगया में, लद्दाख में। लद्दाख में स्थित है हेमिस गोम्फा नामक मठ, ठीक है। देखिए, हेमिस गोम्फा नामक मठ जो है जम्मू कश्मीर राज्य में पश्चिम हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस संबंधित है? तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। हालांकि लद्दाख तो अब क्या हो गया है? लद्दाख तो अब अपने आप में यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो लद्दाख में ही स्थित है, ठीक है। हेमिस गोम्फा जो है की स्थापना 1630 ईस्वी में लामा टेंगटाक्स रास्पा ने की थी, ठीक है। इसकी स्थापना जो है लामा टेंगटाक्स रास्पा ने की थी। किसकी? हेमिस गोम्फा मठ की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, 23 पे आते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? काजू जो है प्रथम बार किसने दिखाया था? इतना स्वादिष्ट होता है। डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो है भारत में काजू लेकर आए थे, उन्होंने खेती शुरू किया था। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पुर्तगाली लेके आए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ने तंबाकू लेके आए थे, ये पपीता लेके आए थे, मक्का, काजू, अफीम, शकरकंद, आलू, मिर्च भी लेके आए थे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें लेके आए थे ये लोग। अगर ये सब नहीं आते तो हम लोग जो है इतनी चीज़ों का जायका ले पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, बस की बात नहीं थी, ठीक है। तो इनका आना भी एक तरह से अच्छा ही था और बहुत मामले में बुरा भी था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? ठीक है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बीबी गिरी साहब थे जो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे और उसके लिए जेल भी गए थे। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब ये कानून की पढ़ाई करने वहाँ पे गए थे तो उन्होंने जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था। वह भारत के राजनेता था कौन? बीबी गिरी, और देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति भी थे। 1913 में कानून का अध्ययन करने के लिए डबलिन विश्वविद्यालय में गए थे, लेकिन 1916 में आयरिश राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया था। भारत वापस आने के बाद उन्होंने मद्रास में कानून अभ्यास शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 यानी कि आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है। 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर, 5 जून। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी 1972 से मनाने के लिए। तो किसने घोषणा की थी, कब की थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये है, ठीक है। तो बस आपसे एक अपील जो बार बार करते हैं कि जो हम लोगों ने फ्री शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, आप लोग जो है चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।